नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी पश्चिम एशिया पर गहराए संकट की, 3 राज्यों में थमे चुनावी प्रचार की, देखेंगे पवन खेड़ा के घर असम पुलिस ने क्यों मारा छापा। अगर एफआईआर करते हैं करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। केरलम वोटिंग से पहले बीजेपी की कैसे बढ़ गई मुसीबत, जानेंगे बंगाल में एसआईआर के बाद जारी हुई वोटर लिस्ट पर मचे बवाल को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे सबरीमाला केस में कोर्ट में हुई क्या सुनवाई। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम हेमंत पर गरजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा असम को भ्रष्ट और अहंकारी सीएम नहीं चाहिए, राज्य में 9 अप्रैल को होनी है वोटिंग। एनसीईआरटी विवाद में आरोपी प्रोफेसर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, सीजे सूर्यकांत की पीठ के सामने दी दलील, अध्याय लिखने की प्रक्रिया सामूहिक थी, किसी व्यक्ति का नहीं है एकाधिकार। दिल्ली विधानसभा सुरक्षा चूक मामला, 30 हजारी कोर्ट ने आरोपी सरबजीत को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, दिल्ली पुलिस की पूछताछ जारी। घातक विस्फोट के बाद मणिपुर में भड़की हिंसा, प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू, इंटरनेट किया बंद। और शेयर बाजार में तेजी, 509 अंकों की बढ़त के साथ 74,616 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 155 अंकों की बढ़त के साथ 23,123 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका ने ईरान को रात तक का वक्त दिया था। ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान ने समझौता नहीं किया तो सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि सरेंडर तो अमेरिका को करना होगा। ट्रंप ने जो समय सीमा दी थी उससे पहले ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए। वहीं ईरान भी पलटवार कर रहा है, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर बात नहीं बन पाई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए जो प्रस्ताव ईरान को दिया उसे ईरान ने ठुकरा दिया है और इसके साथ ही जंग और तेज हो गई है। ईरान के खार्ग पर कब्जे के लिए अमेरिका और इजराइल ने जबरदस्त हमला बोल दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक यहां ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया है। ईरान के करीब 80 से 90% कच्चे तेल का निर्यात खार्ग आइलैंड से ही होता है। इससे हर दिन करीब 70 लाख बैरल तक तेल जहाजों से भरा जा सकता है। वहीं ईरानी सेना ने कहा है कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिका और उसके साथियों के ठिकानों पर हमला किया जाएगा और अब पश्चिम एशिया के बाहर भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। इस बीच ये खबर आ रही है कि ईरान के पुलों पर भी हमले शुरू हो गए हैं। उत्तर पश्चिम ईरान में तबरीज और जंजान हाईवे पर बने एक पुल को अमेरिका और इजराइल के हमले में निशाना बनाया गया है। मध्य ईरान के कशान शहर में बने रेलवे पुल पर भी बम गिराए गए हैं। इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में भी धमाके की आवाज सुनी गई। खुर्रमबाद हवाई अड्डे पर भी भीषण हमला हुआ है। जवाब में ईरान ने जुबैल में सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया है। यहां कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला जाता है तब अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाएगा। रात भर इन पर बमबारी होगी। हर पुल और पावर प्लांट को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। वहीं ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि उनके समेत 1 करोड़ 40 लाख ईरानी स्वयंसेवक युद्ध में अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा 1 करोड़ 40 लाख से अधिक ईरानी लोगों ने अभियान में अपनी जान देने के लिए तैयार रहने का इरादा जताया है। मैं भी ईरान के लिए अपनी जान देने के लिए पहले भी तैयार था, अब भी हूँ और आगे भी रहूंगा। इस बीच ईरान सरकार की तरफ से देश के लोगों से अपील की गई है कि सभी युवा, एथलीट, कलाकार, यूनिवर्सिटी के छात्र और उनके प्रोफेसर पावर प्लांट के चारों तरफ मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो जाएं, जिससे दुश्मन इन पर हमला न कर पाएं। इस बीच ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर उसके ब्रिज और पावर प्लांटों को निशाना बनाया जाएगा तो वो भी पश्चिमी एशिया में अमेरिका के मित्र देशों के पावर प्लांट और ब्रिज को निशाना बनाएगा। ईरान की धमकी का असर भी दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने कई ब्रिज बंद कर दिए हैं, जिससे ईरानी हमलों में यहाँ किसी की जान न जाए। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ट्रंप अब जंग को जिस तरफ ले जा रहे हैं वो अमेरिका के दोस्तों को बर्बादी की कगार पर ले जा रही है। पश्चिम एशिया के लिए आज की रात को कयामत की रात कहा जा रहा है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि आज हम ईरान को अंधेरे में डुबो देंगे। वहीं ईरान भी जवाब में पूरे पश्चिमी एशिया में अंधेरा करने की बात कह रहा है। पश्चिम एशिया में जारी जंग शांत होती नहीं दिख रही तो असम, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर शांत हो चुका है और अब गेंद जनता के पाले में है। इन तीनों राज्यों में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने इन राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंकी। इन राज्यों का जनादेश सत्ता के नए समीकरण गढ़ेगा, जिसकी गूंज 4 मई को चुनावी नतीजों के साथ सुनाई देगी। देखिए रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में से 3 के लिए 7 मार्च का दिन बेहद अहम रहा।
असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए पिछले कई हफ्तों से चल रहा तूफानी प्रचार अभियान थम गया। अब बारी मतदाताओं की है, जो 9 अप्रैल को इन 3 राज्यों की कुल 296 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। असम की 126 सीटों पर जीत तय करने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस ने भी इस बार सत्ता परिवर्तन का दावा किया है। केरल की 140 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प हो चला है। सत्ताधारी एलडीएफ जहां अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट के दम पर वापसी की उम्मीद लगाए है, वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने भ्रष्टाचार और सबरीमाला जैसे मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा है। इसी सिलसिले में प्रचार अभियान के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने केरल में प्रचार किया। वहीं पुदुचेरी की 30 सीटों पर भी चुनाव प्रचार की गहमागहमी शांत हो गई है। 9 अप्रैल का चुनावी गणित कुछ इस प्रकार है। असम में 126 सीटों पर चुनाव होंगे, तो वहीं केरल में 140, पुदुचेरी में 30 और यानी कि कुल मिलाकर इन तीनों राज्यों की सीटें हो जाती हैं 296, जिन पर 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं। मतदाता आंकड़े के मुताबिक केरल में इस बार कुल 2.71 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। एक तरफ जहां 3 राज्यों में चुनाव प्रचार थम गया है, वहीं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पहले चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच की गई। इन दोनों राज्यों में 23 अप्रैल को मतदान होना है। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। प्रचार के अंतिम घंटों में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रैलियों, रोड शो, घर घर जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं को लुभाने की आखिरी कोशिश की गई। अब सबकी नजरें 4 मई पर टिकी हैं, जब इन सभी राज्यों के नतीजे घोषित होंगे। इस बार का मुकाबला न केवल सत्ता के समीकरण तय करेगा, बल्कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी निर्धारित करेगा। आज का दिन कई मायनों में अहम रहा। एक तरफ जहां 3 राज्यों में चुनावी प्रचार थम गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के छापा पड़ गया। हैरानी की बात तो ये है कि छापा असम पुलिस की तरफ से उनके दिल्ली आवास पर मारा गया है, जिससे सियासी बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। वहीं इस मामले में असम के सीएम हेमंता का बयान भी सामने आया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर असम पुलिस के छापे से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दरअसल 7 अप्रैल को असम पुलिस कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में असम पुलिस ने पवन खेड़ा के घर छानबीन भी की, लेकिन इस दौरान पवन खेड़ा घर में मौजूद नहीं थे। लेकिन इस कार्रवाई ने सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब महज 2 दिन पहले पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रेणुका भुयान पर 3 अलग-अलग देश के पासपोर्ट होने का दावा किया था, जिस पर सीएम हेमंता समेत उनकी पत्नी ने कांग्रेस नेता पर लीगल एक्शन लेने की बात कही थी और शिकायत भी दर्ज कराई थी। वहीं विपक्ष ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कार्रवाई पर कहा कि एफआईआर की गई तो करने दो, कोई डरता है क्या? हमने ऐसे केस बहुत देखे हैं। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं हम। अब इतने तो ईडी, सीबीआई, कितने इनकम टैक्स, कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर, सबको तंग कर रहे हैं। वहीं जब इस कार्रवाई को लेकर सीएम हेमंता से सवाल किया गया तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि उन्हें ये मालूम ही नहीं कि असम पुलिस दिल्ली में क्यों गई है। लेकिन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए हेमंता ने ये जरूर कहा कि खड़गे जी की उम्र हो गई है, फिर भी वो इस तरह बोलते हैं। असम पुलिस पाताल से भी लोगों को ढूंढ कर ला सकती है। ये केस राहुल गांधी तक जाएगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापा मारने के बाद असम पुलिस ने बताया कि पवन खेड़ा घर पर नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। हालांकि ये दस्तावेज कौन से हैं, इसे लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन असम पुलिस के इस एक्शन से बवाल मच गया है। विपक्ष एकजुट होकर इस कार्रवाई के खिलाफ हुंकार भर रहा है। ऐसे में ये मामला अभी और बढ़ना तय माना जा रहा है। पवन खेड़ा के घर पड़े छापे से सियासत गर्मा गई है, तो केरलम की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बीजेपी की रैली में मंच पर ही पार्टी के अंदर की नाराजगी खुलकर देखी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में बीजेपी उम्मीदवार अचानक मंच छोड़कर चली गई। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केरलम में 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और बीजेपी के अंदर मची खलबली खुलकर सामने आ गई है। दरअसल वट्टियूरकाउ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में तनाव की स्थिति तब बन गई जब बीजेपी की उम्मीदवार आर श्रीलेखा मंच से नाराज होकर चली गई। खबरें हैं कि इस कार्यक्रम में एस जयशंकर ने अपने संबोधन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का उल्लेख किया, लेकिन उसी क्षेत्र की उम्मीदवार श्रीलेखा का नाम नहीं लिया और इसी को लेकर श्रीलेखा बीच कार्यक्रम से ही मंच छोड़कर चली गई। उन्हें इस बात से ज्यादा आपत्ति थी कि पड़ोसी क्षेत्र के उम्मीदवार का जिक्र किया गया, जबकि स्थानीय उम्मीदवार होने के बावजूद उनका नाम नहीं लिया गया।
मंच से उतरने के बाद उन्होंने अपनी नाराजगी राजीव चंद्रशेखर और तिरुवनंतपुरम के मेयर वीवी राजेश के सामने भी जाहिर की। खबरें ये भी है कि उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता जी सोमन से भी इस मुद्दे पर तीखी बातचीत की है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हस्तक्षेप किया और काफी समझाने के बाद श्रीलेखा को दोबारा मंच पर लाया गया, जिससे कार्यक्रम सामान्य रूप से आगे बढ़ सका। बता दें, वट्टियूरकावु सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां कांग्रेस के मुरलीधरन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वीके प्रशांत भी मैदान में हैं। जैसे आप जानते हैं कि केरलम में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान 7 अप्रैल को खत्म हो गया। चुनाव के नतीजे अब 4 मई को घोषित होंगे, जिस पे अब सबकी नजरें टिकी हैं। केरलम चुनाव से पहले बीजेपी में बवाल मच गया है, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के चलते सियासी सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद हर जिले की वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के आने के बाद बवाल शुरू हो गया है। सीएम ममता बनर्जी से लेकर तमाम टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एक तरफ विधानसभा चुनाव के चलते सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव जारी है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जिलेवार सूची जारी की है। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहली बार चुनाव आयोग ने हर जिले की नई वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें करीब 91 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग की इस नई लिस्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नाम हटाए जाने की संख्या मुर्शिदाबाद जिले में दर्ज की गई है, जहां लगभग 4,55,000 मतदाताओं को अयोग्य घोषित किया गया है। वहीं उत्तर परगना दूसरे स्थान पर है, जहां लगभग 3,25,000 नाम हटाए गए हैं। वहीं दक्षिण परगना में लगभग 2,22,000 मतदाताओं को हटाया गया है। इसके अलावा हुगली में भी लगभग 1,20,000 नाम हटाए गए हैं। वहीं पश्चिम बर्धना की बात करें तो यहाँ भी लगभग 74,000 नाम सूची से हटा दिए गए हैं। वहीं अब ये लिस्ट सामने आने के बाद बवाल मच गया है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने बड़े पैमाने पर नाम हटाने को वोटरों को बाहर करने की साजिश बताया है। वहीं पश्चिम बंगाल के चखदा में जनसंबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि बंगाल में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से कुछ खास समुदाय के लोगों के नाम हटाए गए हैं। टीएमसी उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी जिनके नाम एसआईआर के बाद मतदाता सूची से हटाए गए हैं। न्यायाधिकरणों में कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वैध मतदाताओं के नाम हटा रहा है और दूसरे राज्यों के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। पूरी चुनाव प्रक्रिया पर भाजपा का प्रभाव है। भाजपा की सिफारिश पर लोगों को नियुक्त किया जा रहा है ताकि चुनावों में धांधली की जा सके। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट आने के बाद बवाल मच गया है, जो अब कहां जाकर थमता है ये देखना होगा। चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। विपक्ष कई मौकों पर सीसी ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाता आया है, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने संसद में सीसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन सांसदों का नोटिस दोनों सदनों के स्पीकर ने स्वीकार करने से मना कर दिया। इस फैसले के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाला कदम बताया है। तो क्या कुछ कहा है विपक्ष ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद में बीते दिनों मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके बाद उम्मीद थी कि उनकी कुर्सी जा सकती है। लेकिन संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी विपक्ष के नोटिस को अस्वीकार कर दिया। राज्यसभा सचिवालय ने जानकारी दी, प्रस्ताव के नोटिस पर सही विचार विमर्श करने और उसमें शामिल सभी प्रासंगिक पहलुओं और मुद्दों के सावधानी पूर्वक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायाधीश अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव के उक्त नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद विपक्ष भड़क उठा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर तंज कसते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र किया और एक्स पर पोस्ट किया। हम जानते हैं कि राज्यसभा के पिछले सभापति के साथ क्या हुआ था, जिन्होंने विपक्षी सांसदों की याचिका को स्वीकार कर लिया था। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने पिछले साल संसद के मॉनसून सत्र के दौरान स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वीकार कर लिया था, जिससे सरकार नाराज हो गई थी और उसी दिन धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा था और अब इस घटना को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इस मामले में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि इससे संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है। बिना कोई कारण बताए नोटिस को खारिज किया गया, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि इससे संदेह पैदा होता है कि सरकार और चुनाव आयोग के बीच कोई समझौता है, जिसके बाद अब एक बार फिर मोदी सरकार और चुनाव आयोग सवालों से घिर गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात सबरीमाला केस में हुई सुनवाई की।
केरलम के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को एंट्री देने का आदेश जारी रहे या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की, जिस दौरान काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। तो क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान, किसने रखी क्या क्या दलीलें, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सालों से चला आ रहा विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस संवेदनशील मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के लिए 9 जजों की संविधान पीठ का गठन किया है। इस पीठ ने अपनी नियमित सुनवाई शुरू की, जिस दौरान न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने सबरीमाला मंदिर को लेकर कहा, किसी महिला को महीने के 3 दिन अछूत माना जा सकता है और चौथे दिन उसे इस श्रेणी से बाहर रखा जाए। ऐसा कानून या न्यायिक दृष्टिकोण संवैधानिक रूप से सही नहीं है। अगर कोई सामाजिक बुराई है जिसे धार्मिक प्रथा का नाम दे दिया गया हो, तो अदालत उनके बीच फर्क कर सकती है कि वो एक सामाजिक बुराई है या कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि संवैधानिक दृष्टि से इसका जवाब ये होगा कि इसका समाधान अनुच्छेद 25(2)(b) में है, यानी संसद इस पर कानून बना सकती है। बता दें कि ये टिप्पणी न्यायमूर्ति नागरत्ना ने तब की जब भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 2018 के सबरीमाला फैसले में किए गए उस कथन की आलोचना की, जिसमें 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना अछूतता का रूप बताया गया था। इस केस में सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने दलीलें दी कि सबरीमाला मामले में गलत फैसला दिया गया था और उसे एक गलत कानून घोषित किया जाना चाहिए। कोर्ट को सीमित दखल देना चाहिए। हर धार्मिक प्रथा में कोर्ट का हस्तक्षेप सही नहीं है। आवश्यक धार्मिक प्रथा का सम्मान, अगर कोई प्रथा धर्म का मूल हिस्सा है तो उसे बचाया जाना चाहिए। सभी धर्मों पर समान सिद्धांत लागू हों, सिर्फ एक मंदिर पर नहीं, बल्कि सभी धर्मों के मामले पर समान दृष्टिकोण जरूरी है। मौलिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने सबरीमाला मामले में पक्षकारों के वकील से कहा है कि वो निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करें। पीठ ने साफ किया कि और भी कई संवेदनशील मामले लंबित हैं, इसलिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। पीठ ने यह निर्देश सुनवाई के दौरान दिया और सभी पक्षों को समयबद्ध तरीके से अपने तर्क और दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया। इससे यह संकेत मिलता है कि कोर्ट इस मामले में तेजी से फैसला सुनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।